हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड ये हमारी सेकंड वीडियो है इस सीरीज में, केस सिनेरियो एंड जो हमारे आईआईटी एमसीक्यू की सीरीज है। ठीक है, तो इसका सेकंड वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड वीडियो पिछली वीडियो में हमने थर्ड तक कर लिया था एंड हम सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो में वो रहेगा फोर्थ, क्योंकि थर्ड तक पीछे हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। XYZ Limited is registered with the jurisdictional GST authorities in the state of Rajasthan। ठीक है, राजस्थान में रजिस्टर्ड है बट ऑपरेट करती है मल्टीपल बिजनेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, प्रोवाइडेड टू द कस्टमर सर्विसेज जो बाय वे ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड इंस्टॉलिंग द बॉडी ऑफ लार्ज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। ठीक है, फैब्रिकेटिंग एंड इंस्टॉलिंग करती हैं जो बड़े व्हीकल्स हैं उनका। ठीक है, द चेसिस ऑफ द व्हीकल आर प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। ठीक है, ये प्रोवाइडेड कस्टमर करता है खुद से। Okay, XYZ Limited procures the material for fabrication, install the same on the chassis against a lump sum amount। ठीक है, तो ये जो करते हैं, जो भी फैब्रिकेशन का मटेरियल होता है वो जो भी अमाउंट चार्ज करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बोला है द इन एडिशन। ठीक है, एडिशन में क्या बोला, XYZ Limited इज आल्सो एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो किसमें है, बाय फॉर इट्स थ्रू इट्स ऑन फ्लीट ऑफ ट्रक। इनके खुद के ट्रक्स हैं जिससे ये क्या करते हैं, जीटीए सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, और किस रेट पे दे रहे हैं, 5%। तो देखो गाइस, 5% में जब भी ये देते हैं ना जीटीए, तो वो क्या है, आरसीएम वाला ऑप्शन अवेल किया होता है। ठीक है, तो ये आरसीएम वाला ऑप्शन अवेल किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ 12% होता है तो आईटीसी वाला होता है, बट फॉरवर्ड चार्ज में, बट आरसीएम में ये 5% का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, क्या बोला गया है। आगे बोला है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ये ट्रांजेक्शन इन्होंने की है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं ट्रांजेक्शन को, क्या ट्रांजेक्शन किया है। तो ट्रांजेक्शन 1, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विसेज टू ए लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, इन्होंने क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी एक पर्सन को जो रजिस्टर्ड है गुजरात में। रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख एज कंसिडरेशन फॉर द सेम। तो गाइस आरसीएम लगेगा इस पे, जीटीए सर्विसेज दे रहे हैं एंड इस पे लाइबिलिटी जो आएगी वो सब रिसिपेंट की आएगी, तो इनका कुछ लाइबिलिटी है नहीं। आरसीएम आएगा तो 10 लाख जो भी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि वो बंदा रजिस्टर्ड है तो लाइबिलिटी उसकी आएगी इस केस में। आगे चलते हैं। अब बोला इन्होंने परचेज फॉर टायर फॉर इट्स ऑन फ्लीट ऑफ ट्रक्स एंड पेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। अब इन्होंने टायर खरीदे हैं इनके खुद के ट्रक्स के लिए, जिससे ये जीटीए सर्विसेज देते हैं। बट ये 5% वाले में रजिस्टर्ड है जो कि आरसीएम में आता है। आरसीएम में आ गया तो मतलब इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है जो इन्होंने परचेज किए हैं जिस उसके लिए, तो फिर ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो गई। तो इसके लिए इस पे कोई आईटीसी मिलेगा है नहीं, तो नो आईटीसी ऑन दिस। परचेज किया भी इन्होंने तो इस पे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। इन्होंने क्या किया, परचेज्ड ए मशीनरी विद एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर फैब्रिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ लग्जरी बसेज अमाउंटिंग टू 50 लैक्स। ठीक है, ये मशीनरी इंस्टॉल्ड हुई है XYZ लिमिटेड के प्रोमाइसेस पे। ठीक है, एंड द सेम वाज परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड एट अग्रीड पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, बी लिमिटेड प्रोक्योर्ड एनी सच मशीनरी फ्रॉम सी लिमिटेड। ठीक है, और बी लिमिटेड ने क्या किया, सी लिमिटेड से परचेज किया एंड रजिस्टर्ड पर्सन, ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर स्टेट अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी सी लिमिटेड है जो ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ठीक है, द डिलीवरी वाज मेड बाय सी लिमिटेड डायरेक्टली एट द प्रोमाइसेस ऑफ सी लिमिटेड। ठीक है, डायरेक्टली सी लिमिटेड ने ही कर दी है सप्लाई एंड सी लिमिटेड को कितना पड़ा है इस पे। इंस्टॉलेशन वर्क वाज कैरिड बाय इंजीनियर ऑफ सी लिमिटेड एंड अमाउंट चार्ज बाय सी लिमिटेड फ्रॉम बी लिमिटेड इज 42 लैक्स। अब इन्होंने क्या है ना, इसको अगर समझे तो ये है, ये होगी XYZ लिमिटेड, ये हो गई बी लिमिटेड और ये हो गई सी लिमिटेड। इन्होंने इसको सेल किया 50 लैक्स में, इन्होंने इसको सेल किया 42 लैक्स में, पर मशीनरी डायरेक्ट यहाँ से गई है। ठीक है, और इन्होंने इंस्टॉल की है सब कुछ, बट इन्होंने परचेज किससे किया है, बी से। तो चलिए ये परचेज हो गया। ठीक है, XYZ लिमिटेड के लिए तो परचेज हो गया 50 लैक्स, क्योंकि इन्होंने इंस्टॉल की है प्रोमाइसेस पे XYZ लिमिटेड, बट इन्होंने परचेज तो बी से किया है। तो इन्होंने डिलीवरी डायरेक्ट करवाई भी हो तो क्या फर्क पड़ता है उससे, बट इसमें जो XYZ लिमिटेड के लिए जो अमाउंट रहेगा, ठीक है, जिस पर आईटीसी अवेल करेंगे वो रहेगा
50 लाख रुपीज़, ठीक है। 50 लाख के रुपीज़ जो भी रेट रहेगा, आगे देखते हैं क्या रेट है। तो एक्सपायरी डेट के लिए ये रहेगा अमाउंट, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन डिमांड देखते हैं क्या रहता है। अभी के लिए तो इतना समझते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं XYZ Limited procures engineering services for its fabrication business electronic mode from Lumus company, ठीक है, in Italy. Okay, consideration paid to Lumus was 15 lakhs, ठीक है। इस पे इनको मिल जाएगा, आईटीसी तो मिल ही जाएगा। इन्होंने आउटसाइड से परचेज किया, आईजीएसटी चार्ज होगा इस पे, इम्पोर्टेड सर्विसेज है तो भी, ठीक है। अब क्या बोला है, फर्दर सर्टेन सर्विस गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय एक्सवाईजेड लिमिटेड फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स ऑन द सेम टू लिमिट्स इंक्लूसिव द कंसिडरेशन पेड फॉर सच गुड्स वाज 5 lakhs। अब ये तो जीरो रेटेड सप्लाई होगी तो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, तो इस पे तो कुछ जीएसटी का नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इनको आईटीसी मिल जाएगा 15 lakhs पे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 5 पे। प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू एपीसी लिमिटेड इट्स रिलेटेड पार्टी एंड ये दोनों पॉइंट कंफ्यूजिंग के लिए है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की किस में आती है, आरसीएम में, तो इनको उस पर टैक्स देने की जरूरत है नहीं, वो बंदा ही देगा सामने वाला, ठीक है। एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी, लिमिटेड है, तो वो खुद ही टैक्स देगा इस पे, इनका कुछ लेना देना है नहीं यार इसमें। तो चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रैप सोल्ड किया है, ठीक है। तो इस पे स्क्रैप सोल्ड किया है तो इनको टैक्स देना पड़ेगा इस पे, जो भी रेट है उसके हिसाब से, ठीक है। इस ये आउटवर्ड सप्लाई हो गई, ओके, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, पॉइंट नंबर 7 की परचेज गुड्स रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन बिजनेस फॉर 10 लाख, ठीक है, 1 लाख पर स्टोलन। तो देखो आईटीसी मिल जाएगा, बट कितने में मिलेगा, यहाँ पे इनको आईटीसी मिलेगा 9 lakhs पे, बिकॉज 1 लाख जो स्टोलन हो गया ना, उस पर आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो 9 लाख पे आईटीसी अवेल होगा, जो भी रेट रहेगा। आगे देखते हैं। ओके, इन्होंने क्या किया, रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 10 लाख फॉर फैब्रिकेशन वर्क ऑन चेसिस, ठीक है। 3 लाख टुवार्ड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फ्रॉम ए डब्ल्यू लिमिटेड, इसमें ये तो फिर आरसीएम में आ गया, इसका कुछ नहीं होगा। बट ये जो है ना, दूसरा जो सर्विस है फर्स्ट वाली जो फैब्रिकेशन के लिए, इस पे इनको आउटवर्ड सप्लाई नहीं, रिसीव्ड किया है ना फॉर फैब्रिकेशन वर्क ऑन न्यू चेसिस, तो इन्होंने ये रिसीव किया है। क्वेश्चन नंबर, रिसीव्ड एन एडवांस फॉर 10 लाख रुपीज़, हाँ, तो ये आउटवर्ड सप्लाई होगी इनकी, तो इस पे वही आउटवर्ड सप्लाई में आएगा, ये जो भी रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए, ये सारी ट्रांजेक्शन हमारी हो गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या बोला गया है, सबसे पहले आउटवर्ड लायबिलिटी वन, एक मिनट, ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है जो रिलेवेंट टैक्स पीरियड के लिए नील है, ठीक है, यही देते हैं हर बार। एप्लीकेबल रेट जो है ये 18% है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, अज्यूम दैट ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। ओके, चलिए आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1, तो इसमें क्या निकालना है, नेट आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी। तो चलिए ऊपर सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या, हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेके इसका बना लेते हैं, स्टार्टिंग से बना लेते हैं, आउटवर्ड कितना था, इनवर्ड कितना था। तो यहाँ पे अगर हम बना ले लेते हैं आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, इनवर्ड। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में तो ये आरसीएम आएगा, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाले में आईटीसी मिलेगा नहीं, ठीक है। थर्ड वाले में इनको इनवर्ड, इस पे इनपुट मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट पे कितना मिलेगा,
थर्ड पॉइंट पे मिलेगा 50 लैक्स का 18%, 9 लाख रुपीज़। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 9 लाख रुपीज़। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम। डी, फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं? लूमस ने प्रोवाइड की थी सर्विसेज, लूमस का इंक्लूसिव से 15 लाख दिया था इन्होंने अमाउंट इनको, तो फिर 15 लाख का 18% यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में जो इन्वर्ट रहेगा 15 लाख का 18% रहा। फोर्थ पॉइंट में 2,70,000, 2,70,000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 5 में क्या था? स्क्रैप सेल की थी तो आउटवर्ड सप्लाई हो गया 5 लाख का 18%, 5 लाख का 18%। क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर 5 में कितना आ जाएगा? 5 लाख का 18%, ये आ गया 90,000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 5 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ तक, नहीं सॉरी 6 पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट का कुछ नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने क्या किया? हाँ, फिफ्थ पॉइंट तो क्या इन्होंने, वो आरसीएम में था, ये 6 पॉइंट था, सॉरी। फिफ्थ पॉइंट आरसीएम का था, उसका कुछ नहीं होगा, ये 6 पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट आरसीएम में कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं आएगी, आउटपुट लाइबिलिटी है कुछ भी यहाँ पे भी नहीं आएगी, और इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तक हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं। 7 पॉइंट में क्या था? हमें 9 लाख पे देना पड़ेगा, 9 लाख पे आईटीसी मिल जाएगा, 9 लाख का 18%, ये आ जाएगा 1,62,000। ये हमारा 7 पॉइंट आ गया 1,62,000। ठीक है, बेस पॉइंट और देखते हैं। अब लास्ट पॉइंट में क्या था? एडवांस लिया है 10 लाख पे, हमें ये देना पड़ेगा जीएसटी। आउटवर्ड सप्लाई हो गया 18%, 10 लाख का 18% आ गया पॉइंट नंबर 8 से। 10 लाख का 18%, ये आ गया हमारा 1,80,000। तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2,70,000। एंड ये हमारी कितनी हो गई? 9 लाख प्लस में 2,70,000 प्लस में 1,62,000, ये आ गई हमारी 13,32,000। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट का नेट आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी पूछी है ना इन्होंने। तो आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश, तो इन कैश में पेबल क्या रहेगी? देखो, अब नेट तो कर नहीं सकते इसमें कुछ भी, बट अब इसमें हमारा ऑप्शन है जो वही एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 2,70,000। ठीक है, नेट आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी जो है बन रही है इनकी, आउटवर्ड कितना है इनका? 2,70,000, ये हमारी बनी 2,70,000। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो कितना आया था हमारा? ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, 13,32,000 आया था ना हमारा टोटल अमाउंट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। थर्ड पॉइंट में पूछा है वेदर Lumus Inclusive is required to obtain registration in India to discharge liability if yes, compound the amount of GST liability is to be discharged। नहीं, ल्यूमस क्यों करेगा? ल्यूमस पे आरसीएम बेसिस पे ये कंपनी करेगी, तो आरसीएम बेसिस पे कंपनी करेगी, तो यस ऑनलाइन नहीं, ये नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। यस ऑनलाइन नहीं, ल्यूमस की लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, लाइबिलिटी आएगी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो ये लाइबिलिटी ठीक है, या नहीं ये भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो उसने सर्विस लिए हैं तो कंपनी को देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। ठीक है, क्योंकि कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में, तो
ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question, you determine the GST liability of XYZ Limited on the transportation of goods to ABC Limited. ये हमने ऊपर कई बार पढ़ चुका है. आरसीए में हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, लाइबिलिटी होगी रिसीवर की, जो रिसीवेंट है उसकी. तो आरसीए में इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 4.4 लास्ट में पूछा, इन केस ऑफ मशीनरी सोल्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय द सी लिमिटेड द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स चार्ज शैल बी. तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा इसका आंसर. इसका आंसर इन्होंने कहा है कि वहां पे जो बी और सी वाली केस था ना, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा अगर सी नहीं सप्लाई की होती, सी रजिस्टर्ड कहाँ पे है, सी रजिस्टर्ड है हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, बट इंस्टॉल कहाँ पे हुई है, इंस्टॉल हुई है XYZ लिमिटेड के प्रोमाइसेस पे. XYZ लिमिटेड का प्रोमाइसेस क्या है, XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड थी हमारे राजस्थान में. तो चलिए देखते हैं. और 842 लैक्स का, ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं हमारा 42 लैक्स का 18%, 7,50,000. ठीक है, तो 7,50,000 तो ठीक है. और रजिस्टर्ड इसमें लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हुई जहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल होती है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज XYZ की प्रोमाइसेस पे इंस्टॉल की गई है और अमाउंट जो था 42 लाख का 18% आ जाएगा अगर डायरेक्ट सी लिमिटेड ने सेल की होती तो. ये आ जाता हमारा 7,56,000 एंड ये. तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हमारी सब, ठीक है. कुछ ऑप्शन ये ठीक है, आंसर हमारे सभी सेम मैच कर रहे हैं ICI से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है. तो गाइज अब हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं. अब चलते हैं हम आगे हमारे 5th क्वेश्चन पे. तो गाइज चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ हमारा MCQ केस सिनेरियोज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या बोला इन्होंने बोला है वरुण एसोसिएट इज सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर GST इन दिल्ली. ठीक है, वरुण एसोसिएट एक रजिस्टर्ड है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है. ठीक है, एंड इट इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट A एंड B, बट प्रोडक्ट A इज टैक्सेबल. ठीक है, प्रोडक्ट A जो है हमारा टैक्सेबल है. ठीक है, एंड B इज एग्जेम्प्ट, एंड प्रोडक्ट B जो है हमारा वो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, okay, it is also engaged in manufacture product C, a taxable product which is exported by it to other countries without payment of tax under LUT. ठीक है, चलो हाँ कर सकते हैं वो. ठीक है, प्रोडक्ट C भी टैक्सेबल है बट वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है. तो ठीक है, फर्निश डिटेल है कब कब क्या खरीदा गया है इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग. तो देखो मशीनरी X जो है ये खरीदी गई है 2018 में, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर. एंड ये क्या है, प्रोडक्ट A के लिए ही यूज होती है, तो ये हमारा टैक्सेबल है, उसका क्रेडिट तो हमने ले लिया होगा. ठीक है, अब चलते हैं हम आगे. हमारा है प्रोडक्ट सेकंड है प्रोडक्ट B के लिए, ये जो है इन्होंने क्या मशीनरी Y एंड कितने में खरीदी, 15 लाख में खरीदी इन्होंने, बट प्रोडक्ट B पहले तो एग्जाम्प्ट था. ठीक है, मतलब अभी तो कुछ नहीं, मतलब ये एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट के लिए है. ठीक है, ये एग्जाम्प्ट के लिए है और ये टैक्सेबल के लिए. अब हम थर्ड पे, ये भी हमारी सेम है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में परचेज किया है. ठीक है, अब बोला है 1 मई को, ये हो गया 2020-21, सॉरी ये हमारा हाँ 18-19 है और ये 19-20 हो गया बस फाइनेंशियल ईयर जिसमें खरीदी गई है. ठीक है, और ये जीरो रेटेड सप्लाई के लिए है तो इसका भी क्रेडिट मिल गया होगा. ठीक है, अब बोलते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 वरुण एसोसिएट स्टार्टेड यूजिंग मशीनरी Y फॉर प्रोडक्ट A एज वेल. तो जो एग्जाम्प्ट वाली थी ना ये प्रोडक्ट B के लिए जो मशीन थी, अब वो प्रोडक्ट A के लिए भी यूज होने लगी, यानी कि टैक्सेबल हो गई है वो. ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो इस पे पहले तो क्रेडिट नहीं लिया होगा. ठीक है, क्योंकि एग्जाम्प्ट के लिए थी, बट अब उसको ले सकते हैं. तो अब ये टैक्सेबल हो चुका है प्रोडक्ट, ये मशीनरी जो है टैक्सेबल प्रोडक्ट में यूज आ रही है अब. ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है, ऑल द परचेजेस एंड सेल्स आर इंटरस्टेट. ठीक है, रेट ऑफ IGST 18%.
Subject to the information given above, assume that all other conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. Based on the above facts, case scenario given, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसमें। तो गाइस देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसमें तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने देख लिया, ठीक है, कुछ है नहीं ऐसा ट्रिकी तो इसमें इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे से क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। मेनली तो यही था, प्रोडक्ट एक्स जो है, अगर हम समराइज करें, प्रोडक्ट एक्स जो है हमारा प्रोडक्ट, मतलब मशीनरी एक्स जो है प्रोडक्ट ए जो टैक्सेबल के लिए यूज होती थी, इसका क्रेडिट ले लिया होगा, ठीक है, इसका क्रेडिट तभी ले लिया होगा। एंड प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट बी के लिए जो मशीनरी यूज हुई थी पहले एग्जाम थी, अब टैक्सेबल हो गई है। कब से हो गई है? ये टैक्सेबल हो गई है 2000 1 अप्रैल 2021 से, मतलब कि ये 1 4 2021 से हो गई है। तो पहले तो इसमें नहीं लिया होगा क्रेडिट, तो अब देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है। एंड थर्ड वाला भी इन्होंने क्रेडिट ले लिया होगा क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई थी, बट ये टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए यूज हो रही थी। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, amount of input tax credit which has been credited to electronic ledger during the year financial 2018-19। तो देखो 18-19 में हमने कौन सा परचेज किया था? 2018-19 में हमने परचेज किया था ये, और ये क्रेडिट हो भी क्या होगा उसी साल में। तो 10 लाख की अगर ये थी तो इस पे 18% जीएसटी, तो 10 लाख का 18%, 10 लाख का 18%, 1,80,000, 1,80,000 ऑप्शन है वहाँ पे। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी विच हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ड्यूरिंग द ईयर 18 19 19 20 और 20 21। तो कौन सा नहीं हुआ होगा? जो एग्जाम्प्टेड था, बाकी तो हो ही गया था। तो एग्जाम्प्टेड वाला कौन सा था देखते हैं। 15 लाख की मशीन थी, 18% जीएसटी लगे, 15 लाख टू 18, तो ये कितना गया? 2,70,000। अगर इसका हम निकालेंगे हमारा 18% तो 2 आएगा 270 के। ये देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन था और ये भी हो गया हमारा, सॉरी क्या हो गया इसका, कहाँ पहुंच गया ये? तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? हमारा इसका आंसर आएगा ये, तो आंसर डी, 2,70,000, जो हमें क्रेडिट नहीं है, क्योंकि एग्जाम से लाइन है उसमें क्रेडिट मिलना ही नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ वाई IETIE एज रूल 43 टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो देखो अब हम देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट था ना, ये पहले तो था हमारा जो 270, इसका टैक्स है ना, पहले तो ये क्या सारा का सारा क्रेडिट लेजर में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें से हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कौन सा ऐड कर देंगे? जो जिस डेट तक हमारा 5% पर क्वार्टर लेके, और जब तक ये टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है ना, उससे पहले का सब कुछ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये देखो अब यहाँ से लगा लो क्वार्टर, यहाँ से एक, फर्स्ट ऑफ ऑल 2019-20 में एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर टू दिसंबर। देन 2020-21 में 2020 ये परचेज किया था, एंड 2019-20 में एक क्वार्टर, एंड 2020-21 में 4 क्वार्टर्स, एंड 2021 22 में भी 1 क्वार्टर। तो टोटल 6 क्वार्टर हो गए। और ये जब भी हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड होता है, जितना ये की
5% पर क्वार्टर। तो ये देखो अगर यहाँ से डेट, तो ये इससे एप्लीकेबल क्या है, इससे टैक्सेबल में भी आ गया है इस डेट से। तो इन दोनों डेट का डिफरेंस जो रहेगा उसमें के बीच में 6 क्वार्टर आते हैं और पार्ट ऑफ क्वार्टर, तो ये टोटल 6 क्वार्टर्स आ गए। एंड पर क्वार्टर 5% हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना होता है, तो कितना आ गया 30%, जो भी एग्जाम से टैक्सेबल में ऐड होते हैं। तो अब 270 का अगर हम 30% निकालेंगे तो ये आता है हमारा 270 के इंटू 30%, 81,000 हमारा जो है टैक्सेबल सब टैक्सेबल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे ऑप्शन में है ये, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 थर्ड। ठीक है, एज पर रूल 23 जितना भी इनएलिजिबल आईटीसी है ना, पहले ही एलिजिबल था ही नहीं, अब जब से एलिजिबल हुआ है टैक्सेबल के लिए, टैक्सेबल में जब से सप्लाई यूज हुआ है उससे पहले की पार्ट ऑफ द क्वार्टर 5% हम क्या करेंगे, लेस करते रहेंगे। और 5% जब हम लेस कर देंगे तो उसका जितना भी अमाउंट है उसको दोबारा आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और आया कैसे था, 270,000 का 30%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम पीरियड फॉर विच अप टू कॉमन क्रेडिट नीड्स टू बी कंप्यूटेड। तो 5 ईयर्स में कंप्यूट किया जाता है ना, तो 5 ईयर्स में कंप्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा 25। तो ये परचेज किया गया था 1 अक्टूबर, देखते हैं कब परचेज किया गया था। हाँ, ये परचेज किया ही है, तब इससे 5 ईयर्स ऐड कर दो डायरेक्ट 60 मंथ्स यानी कि। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 30/09/2024। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, ऑप्शन बी। एंड में मैच। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आएगा, 30 सितंबर 2024। 5 ईयर्स के लिए होते हैं, 60 मंथ्स के लिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम, द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल 2021। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ठीक है, तो देखो अप्रैल 2021 में क्या, देखो अप्रैल 2021 में क्या रहेगा, जब ये एड बैक होगा तो कॉमन क्रेडिट में तो 2070 के ही दिखाएंगे, बट वो क्या था जो डिसअलाउ किया था वो डायरेक्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो गया था, इनएलिजिबल क्रेडिट। तो ये तो इतना ही रहेगा 2,70,000 कॉमन क्रेडिट। एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाउ इज द अमाउंट कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम्प्ट सप्लाईज। एग्जाम्प्ट सप्लाईज का जितना भी था उसको क्या किया था हमने, ऐड बैक कर दिया था। इट शुड बी एडेड बैक टू द लायबिलिटी ऑफ, यही ठीक आंसर है। बट पढ़ लेते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। इट शैल बी रिवर्स बाय, नहीं ऐसा नहीं होगा, ना ही ये होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चलो ये भी गलत।
तो ठीक है, लास्ट ऑप्शन ए ठीक है और इसमें बी है आंसर। एंड ये सब हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर छोटा सा क्वेश्चन था बट ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे हो गया है, जो कि सिनेरियो नंबर 5 था। एंड इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर जो ICI के आंसर है, फर्स्ट का 180, 270, 81 के, ठीक है, यही हमारे आंसर आए हैं। और ये तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैसेज नारायण एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ठीक है, तो एडवोकेट्स की फर्म है। तो एडवोकेट्स जनरली वैसे तो एग्जामिशन में इनके रूल है, और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो इन पे क्या लगता है, RCM लगता है। और बाकी अगर नॉन नॉन बिजनेस एंटिटी पे एग्जाम्प्ट है, सॉरी, एंड अगर बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो इन पे RCM लगता है। बाकी नॉन बिजनेस एंटिटी बाकी सबको ये एग्जाम्प्ट होती है। नॉन बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट, इन सबको क्या एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इन दोनों के लिए एग्जाम्प्ट है। बट अगर बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो RCM लगता है, अगर रजिस्टर्ड है तो चलिए देखते हैं अब क्या है आगे, क्या क्या दिया है पार्टिकुलर। ओके, तो इन्होंने दिया है कि हर्बल पावर लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन तेलंगाना। ठीक है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, इनको सर्विसेज दी है 50,000 की। कंसल्टेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एफिडेविट इन होटल। तो ठीक है, ये चार्जेबल होगी किसमें, अंडर RCM। सेकेंड सर्विसेज क्या है, वेदांता प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड, ये भी गुजरात में रजिस्टर्ड है। ठीक है, फाइल्ड सूट इन द गुजरात हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो इस पे भी क्या लग जाएगा, RCM में टैक्सेबल हो जाएगी ये। मतलब कि ये इनके लिए टैक्सेबल है जिनको सर्विस प्रोवाइड की गई है, एडवोकेट्स के लिए नहीं। एडवोकेट फर्म के लिए टैक्सेबल नहीं है सर्विसेज। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड पॉइंट में बोला गया है मिस मैसा सलोनी रजिस्टर्ड अंडर GST एज सैलन प्रोवाइडर, सैलन सर्विस प्रोवाइडर इन महाराष्ट्र इन प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, ये भी रजिस्टर्ड है। सर्विसेज अमाउंटिंग टू 1 लाख इन्होंने दी है इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर विच इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15 Feb। ठीक है, ये दी थी 1 लाख रुपए की, जिसका जो इनवॉइस इशू किया था 15 Feb को। एंड पेमेंट इज हैज चार्ज ₹10,000 एंड पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। डिले किया था तो पेमेंट भी, इन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ी है। ठीक है, और वो दी गई है 5 अप्रैल को। तो अपार्ट फ्रॉम दिस द फर्म हैज पेड 20,000 attestation charges on behalf of the client, which were reimbursed by the client in the month of February itself। तो ये तो सर्विसेज का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये अटेस्टेशन जो चार्जेस दिए गए हैं क्लाइंट के बिहाफ पे, रिइम्बर्स कर दिए गए हैं क्लाइंट ने। तो ये तो हो गया प्योर एजेंट वाली बात हो गई ना, प्योर एजेंट वाली सर्विसेज हो गई। बिकॉज इसमें इसका एडवोकेट फर्म का तो कुछ रहा नहीं, तो इसमें टैक्सेबल जो हमारा अमाउंट है वो एक तो 1 लाख है, और एक ये पेनल्टी वाला है, सप्लाई जो है टैक्सेबल सप्लाई। अब आगे चलते हैं। टर्नओवर मैसर्स गोपी नारायण एंड कंपनी इन द प्रीवियस ईयर वाज 50 लाख रुपीस। द फर्म engaged in providing legal services. It does not import or export any services from or to outside India। ठीक है, चलो ये दे दिया इनका टर्नओवर। आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो ये फैक्ट्स थे सभी, 3 पॉइंट थे इसमें, छोटा क्वेश्चन है, सही है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बेस्ड ऑन द वो फैक्ट्स के सिनेरियो गिवन आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6.124। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, whether the GST provided services provided by Vedanta is exempt under GST, if not whether tax is payable under RCM। तो इसका आंसर क्या होगा, yes the services, all the services provided by an advocate firm are exempt। इन्होंने पूछा क्या है कि वेदांता लिमिटेड की एग्जाम्प्ट है अंडर GST if whether tax is payable। तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत है। No, since services provided to business entity that is registered under GST under section 22, however tax shall be payable under गोपी नारायण, नहीं, ये पॉइंट है तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद yes any services provided, नहीं, ये भी पॉइंट गलत है। तो यही पॉइंट सही है, अंडर रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट रहेगी सर्विसेज। तो दिस पॉइंट इज करेक्ट।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है whether what shall be the time of supply for supplies made to Messrs Saloni in respect of original amount 1 lakh and penalty amount of 10,000। तो इसमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है टाइम ऑफ सप्लाई बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन्होंने पेमेंट कब करी है 5 अप्रैल को, एंड इनवॉइस इशू कब हुआ है 15 फरवरी को। एंड आरसीएम के केसेस में क्या होती है टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम के केसेस में होता है डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, अब देखो ये 15 है तो 13 तो फरवरी के हो गए, 31 मार्च के, और 30 ये हो गए 44 और 17 हो गए अप्रैल के। तो 17 अप्रैल हो गई एक तो यहाँ पे डेट। ठीक है, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विसेज कब है ये, एंड ये हो गई 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को कंसिडरेशन पे किया इन्होंने। सेट पेनल्टी इज आल्सो पेड बाय द कंसिडरेशन। ठीक है, 5 अप्रैल को इन्होंने क्या पेमेंट कर दिया इसकी, तो ये होगी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को ये हो गया, और 7 अप्रैल 17 अप्रैल ये, तो विच एवर इज अर्लियर होता है। तो 5 अप्रैल विल बी द डेट। 5 अप्रैल है यहाँ पे, एंड पेनल्टी की डेट वही होती है जिस दिन वो पे की गई है, तो वो भी 5 अप्रैल ही है, तो दोनों का 5 अप्रैल होना चाहिए। दिस सी आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शैल बी द वैल्यू प्रोवाइडेड टू सलोनी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15। तो देखो अटेस्टेशन सर्विसेज तो उसको तभी रिम्बर्स हो गए थे, तो वो वैल्यू सप्लाई में आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में जो हमारे है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए। जनरली पेनल्टी जो होती है ना इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, वरना अदर वे ये भी हो सकता था करने का कि जो 10,000 है उसको डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करके मतलब इन एक्सक्लूसिव जीएसटी निकाल के वो पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता था, बट ऑप्शन में अभी यही दिया है तो फिर यही टिक करेंगे हम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी हमारी 1,10,000 इन केस ऑफ सलोनी मैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 6.4 लास्ट क्वेश्चन इस केस सिनेरियो का क्या पूछा है, विच इज करेक्ट। तो क्या मैसेज गोपी नारायण इज एलिजिबल टू फॉर नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट एलिजिबल, यस, वो 10(1) और 10(2) में तो एलिजिबल है नहीं, और 10(2) में भी एलिजिबल नहीं है, तो दिस इज करेक्ट एंड दिस बोथ आर रॉन्ग, तो आंसर शुड बी सी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन यहाँ पे, जो कि सिनेरियो 6 था, छोटा सा सिनेरियो था ये, एंड ये हो चुका है हमारा 6। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसके सिनेरियो नंबर 7। तो इन्होंने क्या बोला है, जेपी भगवान प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन एयर कंडीशनर। ठीक है, इट आल्सो अंडरटेक्स इंस्टॉलेशन ऑफ एसी एट प्रेमाइसेस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, एयर कंडीशनर में डील करते हैं और ये इंस्टॉलेशन का भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है मंथ ऑफ फरवरी में। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या सर्विस दी गई है, इंस्टॉलेशन ऑफ 10 एसी। ठीक है, एट द न्यू स्टेब्लिश ऑफिस ऑफ मैसर्स राम एंड एसोसिएट मोहन एसोसिएट्स। ठीक है, इन सीए फॉर्म है ये, अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड है, एंड 21,000 पर एसी इन्होंने चार्ज पर एसी चार्ज किया है। तो 10 एसी का कितना हो गया, 2,10,000।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, एसी वाला जो रेट है इसमें लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई एसी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कंपोजिट में हो गया ना इंस्टॉलेशन और सप्लाई दोनों। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में बोला है 15 Feb को इंस्टॉलेशन सर्विसेज ऑफ इंस्टॉलेशन दिया है 15 एसीज का, तो मिस्टर वरुण मेंशन इन चंडीगढ़। ठीक है, वरुण इज एन इंडिविजुअल एंड अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो वरुण क्या है, एक इंडिविजुअल है और जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, द कंपनी हैज चार्ज 2000 पर इंस्टॉलेशन, द कंपनी forgot to issue the invoice to the for the service, however payment has been received in advance। ठीक है, पेमेंट आ गई है और इन्होंने इनवॉइस नहीं दिया है। ठीक है, 15 एसी का इंस्टॉलेशन है और 2000 रुपीज़ पर इंस्टॉलेशन चार्ज किया है। ठीक है, अभी के लिए तो इन्फॉर्मेशन दी है, चलो आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, रिसीव किया एडवांस 2 लाख का फ्रॉम सनशाइन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसी ऑन 28 फरवरी एंड द इनवॉइस इज इशूड ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ओके, जिस दिन सर्विस दी है उसी दिन इशू इनवॉइस कर दिया है। ठीक है, 28 फेब को एंड 28 फेब को ही इन्होंने एडवांस इशू लिया था। ठीक है, द क्लाइंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, ये भी रजिस्टर्ड क्लाइंट है। स्टैंडर्ड प्राइस ये है, अदर इन्फॉर्मेशन एयर कंडीशनर का 20,000 पर पीस, इंस्टॉलेशन का 2,000 पर पीस, एसी प्लस इंस्टॉलेशन दोनों का है 21,000। ठीक है, एक कॉम्बो में इन्होंने कम कर दिया है। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट है 22 से पहले ये लग रहा था, अब उसके बाद ये हो गया। ठीक है, और ये है। ओके, तो जय भगवान आल्सो रजिस्टर्ड है इन Delhi and one order of supply of 100 AC is in Hong Kong has been issued by the company. Company is unable to determine the time of supply, time and value of the supply। ठीक है, तो अब इन्होंने काफ़ी मिसलेनियस चीज़ें दे दी हैं इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसमें। मिसलेनियस टाइप ऑफ चीज़ें दे दी हैं, काफ़ी सब कुछ दे दिया है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज दे दिया, अमाउंट वगैरह सब दे दिया। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने 7, ये आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द टैक्स रेट ऑफ टैक्स शुड द कंपनी चार्ज ऑन सप्लाई मेड टू मैसर्स राम मोहन एंड एसोसिएट। देखते हैं क्या है, मैसर्स राम मोहन एसोसिएट को कब सर्विसेज दी हैं, 2 फरवरी को सर्विस दी हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, मैसर्स राम मोहन एसोसिएट यही है ना, और रेट ऑफ चेंज कब हुआ है इनका, रेट ऑफ चेंज हुआ है इनका 20 बिफोर 22, ये था 22 फेब को है। तो इन्होंने सेकंड को इनको सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 10 एसी कर दिया है और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। ठीक है, तो चेंज ऑफ रेट क्या होता है, जब भी कोई दो चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस इनवॉइस इश्यू या सप्लाई ऑफ सप्लाई पेमेंट इनवॉइस और सप्लाई ऑफ सर्विस, इन दोनों में से कोई भी दो चीज़ें जो रेट चेंज होने के पहले या बाद में होती है तो वो एप्लीकेबल होता है रेट। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या आंसर ऑप्शंस में दिया है। 18%, 5% एंड 18% और 5%, ये तो होगा ही नहीं, कंपोजिट वाला होगा। ठीक है, तो ये देखना है इस पे एक ही रेट चार्ज हो 18% जो ये है, तो और कुछ नहीं दिया है तो इन्होंने यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि सप्लाई इंस्टॉलेशन उसी दिन हुआ है। ठीक है, और बाकी भी पेमेंट वगैरह भी उसी दिन हुआ है, तो अज्यूम करके चल सकते हैं हम कि 18 को ही सब कुछ हुआ है, 18% ही माना जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई एसी है। ठीक है, तो अलग तो होगा नहीं। 12 वाला न्यू, क्योंकि कुछ दिया है नहीं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो सिर्फ इन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज का बताया हुआ है, तो उस दिन तो ये सब यही हो गया है। हमारा आंसर होगा ए इसका 18%, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कुछ दिया है नहीं इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके अलावा, तो यही मान के चल रहे हैं कि 18% है। ठीक है, अब सेकेंड में चलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू मिस्टर वरुण। वरुण को जो इन्होंने सर्विसेज दिया उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वरुण वाला केस था सेकेंड। ठीक है, वरुण को इन्होंने क्या किया है, वरुण के केस में इन्होंने किया है
इनवॉइस तो करना भूल ही गए हैं। ठीक है, तो देखो जब ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता था, अगर वो इनवॉइस इशू नहीं करते हैं टाइम से, विद इन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो क्या कहते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस और प्रोविजन डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे हमारी जो 13 को तो हमें क्या है, पेमेंट रिसीव हो गई है, एंड 15 को प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ है। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि ये हमारा, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई पूछा था, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई हमारा होना चाहिए सी, विच एवर इज अर्लियर, 13 और 15 विच एवर इज अर्लियर। 13 फेब और 15 फेब, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। 13 फेब शुड बी द आंसर, बिकॉज एज पर द प्रोविजंस, अगर 30 डेज में वो इनवॉइस इशू करते नहीं है, उन्होंने वो 4 को मतलब भूल गए हैं करना, तो फिर यही प्रोविजन है कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, सनसाइन कंटेंट द जीएसटी शुड बी चार्ज एट द रेट 12%। सनसाइन लिमिटेड ने बोला है 12% जीएसटी चार्ज होना चाहिए। सप्लाई इज मेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, एडवाइज वेदर द कंटेंशन ऑफ सनसाइन इज वैलिड इन जीएसटी। चलो देखते हैं क्या है। सनसाइन का कब हुआ है, 25 को तो सर्विसेज हुई हैं, ठीक है, और जो इन्होंने एडवांस रिसीव किया है वो कर लिया है इन्होंने 28 फेब को, और 28 फेब को इनकी क्या हुई है, सर्विसेज सप्लाई हुई है, और इनवॉइस भी इशू हुआ है इनका 28 फेब को। दो चीज़ें बाद में हुई हैं, तो ठीक है, ये अपनी जगह। इनवॉइस, प्रोविजन ऑफ सर्विस, इनवॉइस इज आफ्टर द चेंज ऑफ रेट इन टैक्स, ठीक है, तो न्यू रेट इन पे एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी जगह। ओके, फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड भी गलत है, एंड सेकंड इज ऑप्शनल। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Since Jain Bhagwan Private Limited is unable to determine the time and value of supply of air conditioner to be supplied in Hong Kong, ठीक है, it decide to seek the advance ruling in the given case, which of the following statement is true in this regard। तो क्या हुआ, फर्स्ट ये में बोला है जय भगवान प्राइवेट लिमिटेड कैन सीक एडवांस रूलिंग, ठीक है, टू डिटरमाइन द टाइम एंड सप्लाई ऑफ प्लेस टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर एयर कंडीशनर्स after seeking advance ruling. If it is aggrieved with the finding of AAR, advance authority at advance ruling, it can file an appeal with a appellate authority of advance ruling। हाँ, तो ये ठीक है, ये पॉइंट कैन सीक एडवांस रूलिंग डिटरमाइन, ये कैन नॉट अप्लाई, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट गलत है, तो फर्स्ट पॉइंट ये सही है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट पॉइंट। तो ये हमारा 7.4 भी यहाँ पे हो गया है। आंसर चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट हमारा 18% था, 13 था, उसके बाद यस, ठीक है, लास्ट में हमारा ये पॉइंट। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए, ठीक है, चारों नहीं, आज हम 4 क्वेश्चन किए हैं, 4, 5, 6, 7, और ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चंस। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड please share with your friends, and if you liking these videos and you are getting benefit out of it, and share with them that they can also get the benefit out of it, and thank you so much for watching again।